मेरा नाम अशारफ है। मेरा इरज। और मेरा अमार। और हम सिबलिंग्स हैं। बिल्कुल भाई। तो कल जैसा कि आपको पता है कि हमने कोहिनूर पे वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने तो तबाही मचा दी कि इन तीनों नमूनों को तो कुछ पता ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है। हाँ। वैसे ही बैठ जाते हैं रिएक्शन करने हैं। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। तो आज हम वैसे ही वीडियो लेके आए हैं। तो बिना नॉलेज के आप लोग फिर तबाही मचाओ। सही। हाँ, तो इंडियन ने भाई रिप्लाई दिया यूरोप को, तो देखते हैं भाई क्या रिप्लाई दिया। तो रिएक्ट करने वाले हैं जयशंकर स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू यूरोप आफ्टर बैनिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड पे ही देते हैं। हाँ, और वीडियो पूरी देखा करें। हाँ। आप आधी बात सुन के फिर अपना कमेंट फैसला करते करें। हो कि भाई कि हाँ। इनको नहीं पता। हाँ। पूरी वीडियो देख लिया करो, उसके बाद जो आप अपना फैसला दिया करो, है ना। हाँ, अपनी राय दिया करें। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने ये कह दिया कि यूरोप को इंडियन प्रोडक्ट्स की जो एंट्री है ये रोकनी चाहिए, क्योंकि इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये बनाए जाते हैं रशिया के कच्चे तेल से। ये एक बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि अगेन ये किसी पत्रकार ने नहीं कहा, किसी छोटे आदमी ने नहीं कहा, हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं। और आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ग्लोबल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है कि यूरोप किस तरीके से इंडिया को रोकना चाहता है फ्रॉम सेलिंग रिफाइंड रशियन क्रूड ऑयल टू यूरोप। ना यहाँ पर वैसे मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यूरोप की दिक्कत क्या है। इंडिया रशिया से बड़े स्केल पर कच्चा तेल परचेज कर रहा है, और इस कच्चे तेल को रिफाइन करके हम बनाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल, उसके अलावा हैवी फ्यूल। और इन प्रोडक्ट्स को हम लोग खुद तो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, मगर साथ ही साथ हम इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोप को। और आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जिसको ऑलमोस्ट मिलियन लोगों ने देखा था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया बन चुका है यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल। और इस बिजनेस से देखिए ऑब्वियसली इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ है, मगर यूरोप में ना इन लोगों को पैनिक इस बात का है कि रशिया को फायदा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि रशिया का जो कच्चा तेल है यूरोप ने डायरेक्टली तो बैन कर दिया, मगर इनडायरेक्टली जो ये लोग इंडिया से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं ये रशिया को फायदा तो नहीं दे देंगे ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इस सब की वजह से इंडिया को पनिश ये लोग करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? डॉक्टर अजय शंकर ने इसको लेकर क्या रिप्लाई किया है, सब कुछ सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि किस कंट्री ने हाल ही में एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकाली है, जहां पर इन्होंने इंडिया की आलोचना करी है और ये कहा है कि इंडिया में लगातार रिलीजियस वायलेंस हो रहा है और सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए। बताइए किस कंट्री की तरफ से आई है ये रिपोर्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूके, यूएसए, चाइना या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय यूक्रेन रशिया वॉर के बीच यूरोप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। इनको जेन्युइनली लग रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एक बार को यूक्रेन अपना बहुत सारा एरिया वापस रिकैप्चर कर सकता है। और रिसेंटली यूक्रेन ने तो ये भी कह दिया कि इन्होंने रशिया का एक हाइपरसोनिक मिसाइल गिर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूक्रेन सेज इट शॉट डाउन हाइपरसोनिक रशियन मिसाइल ओवर कीव। हालांकि रशिया ने इन सब क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। इन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा सकता है। बट यूक्रेन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, यूरोप काफ़ी कॉन्फिडेंट है। यूके ने हाल ही में एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के अंडर अब यूके और यूके समेत कई और जो इनके अलाइड कंट्रीज हैं, ये यूक्रेन की मिलिट्री को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर देंगे। और ऋषि सुनाक ने तो ये भी कहा है कि बहुत जल्द पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन की एयरफोर्स को भी यूरोप खड़ा कर देगा। उसके अलावा जो G7 कंट्रीज है वहां पर भी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल जापान का केस ले लो। जापान अब टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को जो रशिया को कहीं ना कहीं से हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल जापान के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ये कहा कि रशिया और जापान अपनी मिलिट्री कोलैबोरेशन इंक्रीज कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर पर भी इंपैक्ट आएगा। तो सिंस रशिया पर हैवी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, चाहे यूरोप हो, बाकी G7 कंट्रीज हो, यूएस हो, हर तरफ से यूरोप की फिर से नजर गई इंडिया पे कि इंडिया को कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा। इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, ठीक है, ये तो इनकी मर्जी, मगर ये उस कच्चे तेल को रिफाइन करके अपनी रिफाइनरीज में उसके प्रोडक्ट्स बनाकर हमारी मार्केट में बेच रहे हैं। इससे घूम फिर के रशिया को फायदा तो नहीं हो रहा, इससे यूक्रेन वॉर में रशिया को एडवांटेज तो नहीं मिल रहा। तो इसलिए अब इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बात की जा रही है कि इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो रशियन क्रूड ऑयल से बनते हैं,
इनको यूरोप की मार्केट में पहुंचने ही मत दो, इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बैन ही कर दो। अब देखो प्रॉब्लम यूरोप के लॉजिक में ये है कि पहली बात तो इंडिया बिल्कुल रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, मगर क्या इंडिया की पेमेंट से रशियन मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है? ऑब्वियसली नहीं हो रही। ये बात रशिया ने खुद एडमिट करी है रिसेंटली कि इंडिया देखो डॉलर्स में पेमेंट तो कर नहीं रहा रशिया को, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, हम लोग रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं। और रशिया ने रिसेंटली खुद एडमिट किया कि इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ इंडियन रुपीस इकट्ठे हो चुके हैं जो रशिया के वॉस्ट्रो अकाउंट्स में हैं इन इंडिया, मगर रशिया को समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे इंडियन रुपीस का करें क्या, क्योंकि इंडिया सही है ज़रा कुछ परचेज करते नहीं है। रशिया ने तो इंडिया को यह भी कहा है कि अपनी जो करेंसी है इसको, जो चाइनीज करेंसी है युआन, इसमें कन्वर्ट करके हमें पेमेंट कर दो। इंडिया ने अभी के लिए इस मैकेनिज्म से एग्री किया नहीं है। तो किसी भी शेप और फॉर्म में रशिया से जो भी हम ऑयल परचेज कर रहे हैं ये रशियन मिलिट्री को फायदा नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि ये पैसा रशिया तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो पैनिक वाली स्टेटमेंट जारी है यूरोप से, पहली बात तो ये सेंसलेस है, दूसरी बात ये लॉ के भी अगेंस्ट है। जब डॉक्टर अजय शंकर से यूरोप में पूछा गया कि जी यूरोप में बात चल रही है कि आपके जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप को, इसको बैन कर देंगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि रशिया का जो कच्चा तेल है जब ये इंडिया में लाया जाता है तो हमारी रिफाइनरीज में इसे सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि देखो जब कच्चे तेल से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आप बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हो, एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब रशिया का कच्चा तेल है, आप मान लो कि जी आटा आ गया है, आटे की रोटियां बना दी, इट इज़ नॉट एज सिंपल। उसे सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इसे हम मानेंगे कि एक थर्ड कंट्री बीच में अब आ चुका है और अब ये एक रशियन प्रोडक्ट नहीं बचा। और ये बात साफ साफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल की रेगुलेशंस में लिखी है और जयशंकर साहब ने ये भी मेंशन कर दिया कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यूरोपियन यूनियन काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 में। तो यूरोप की ही नीति इस बात को लेकर ऑन रिकॉर्ड है कि अगर मान लो रशिया का ऑयल किसी कंट्री से होकर गुजरता है और फिर यूरोप तक पहुंचता है तो उसे रशियन ऑयल का इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए यूरोप जेन्युइनली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इंडियन फ्यूल इंपोर्ट्स पर, तो ना सिर्फ ये लॉजिकली स्टूपिड होगा, इवन यूरोप के जो लिखे हुए कानून हैं उनके भी अगेंस्ट ये जाएगा। बट मैं समझ सकता हूँ यूरोपियन यूनियन के जो विदेश मंत्री है इनका सबसे बड़ा दर्द तो ये होगा कि इंडिया लार्जेस्ट फ्यूल, रिफाइंड फ्यूल का एक्सपोर्टर बन गया यूरोपियन यूनियन को, इतिहास में पहली बार। ये बात ऑब्वियसली इनको हजम नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। बट लॉन्ग टर्म में हमको देखना होगा कि यूरोप जेन्युइनली कुछ एक्शन लेगा इंडिया के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, और अगर लेगा तो ठीक है, इनके भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये फिर इंडिया में भी रिस्ट्रिक्शंस फेस करेंगे। तो अब देखना होगा कि यूरोप इन दी एंड करता क्या है। ईदर वे अभी के लिए ये तो साफ दिख गया कि यूरोपियन यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनके लोग हैं, ये बहुत ज़रा इनसिक्योर हैं और इंडिया की प्रोग्रेस देखकर इनको ज़रा खुशी होती नहीं है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करी और ये कहा कि सरकार को निंदा करनी चाहिए रिलीजियस वायलेंस की। तो सही उत्तर यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि इस बार भी इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डाला गया। यूएसए की रिपोर्ट ने यह कहा है कि इंडिया में रिलीजियस वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया ने ऑब्वियसली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है अपनी साइड से। तो ये भी टॉपिक न्यूज़ में था, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। तो ये हमारे साथ रोज़ ही हो रहा है कि हम रिएक्शन करने बैठते हैं और लाइट चली जाती है। सही बात है यार, पहले ही हम फैन ऑफ करके यार रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, फिर ऊपर से यार लाइट भी चली जाती है, हद होती है वैसे। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सही बोल रहे हैं कि भाई अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल वगैरह रशिया से, तो यहाँ पर भी भाई उसको यहाँ पर काफी बड़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद वो जाके एक इंडियन प्रोडक्ट बनता है, ऑयल प्रोडक्ट, और फिर वो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। तो यार ये नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि भाई आप बैन लगा दोगे कि ये कह के कि भाई रशियन प्रोडक्ट है, आप रशियन प्रोडक्ट बेच रहे हो हमें। नहीं भाई, जब वो चीज़ आप मंगवा रहे हो, कोई चीज़ उसको बना रहे हो अपने मुल्क में और फिर उसको आप मेड इन इंडिया बोल रहे हो और फिर उसको सेल कर रहे हो, तो वो फिर मेड इन इंडिया ही है। सही बात है। बाकी वो जो बोल रहे थे कि कच्चा तेल मंगवा के ही बेच रहे, यार ये तो गलत सीन है, क्योंकि पता नहीं कितने केमिकल, पता नहीं कितने कितने प्रोसेस से गुजार के वो चीज़ बना रहे हैं, तो भाई वो तो चीज़ नहीं रही ना जो पहले उन्होंने भेजी है। ऐसे तो काफी मुल्क यार एक दूसरों से ऑयल लेते हैं, फिर उसको रिफाइन करके फिर बेचते हैं। तो इसका ये मतलब है कि भाई वो मुल्क
सप्लायर नहीं है, दूसरा मुल्क है ना सप्लायर। बाकी जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला वो बिल्कुल गलत बोला है। हाँ बिल्कुल गलत यार रिपोर्ट दिया है, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं होता ये तो भाई दादागिरी है। हाँ दादागिरी है। और चलो यार आपके रशिया के साथ जो है वो मामला ठीक नहीं है, उनसे जो है बिल्कुल खत्म किया हुआ है। तो आप इंडिया के साथ आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं वो भी खराब कर रहे हो। एक जो है मतलब कंट्री के चक्कर में आप दो कंट्रीज के साथ जो है ताल्लुकात अपने। ये तो वही बात हो गई, दो दोस्त है, एक दोस्त की लड़ाई हो रही है तो दूसरे दोस्त को बोल रहा है कि तू इससे बात नहीं कर। हाँ और ये तो जानबूझ के यार पंगा लेने वाली बात हो गई। इंडिया के पास भी तरीके हैं भाई काम करवाने के, और हर कंट्री के पास तरीके होते हैं काम करवाने के। तो एक कंट्री की दुश्मनी की वजह से वो जो बाकी दुश्मन है उनके सामने नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी निकाल रहे हैं। सही बात ये है गलत यार। बात है। बाकी कंट्रीज को यार बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि भाई रशिया का इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों सही है, तभी वो दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। आखिर में एक ही चीज बोलूंगा, जब यूरोप या फिर यूरोपियन कंट्रीज पे कोई मुसीबत आती है सारे मिलके खड़े हो जाते हैं। हम लोग एशियंस जो है ना आपस में लड़ते रहेंगे, सही है, और ये बहुत बुरी बात है। देखो अभी यूक्रेन में मसला है तो पूरा यूरोप मिलके खड़ा हो गया कि भाई हम यूक्रेन को सपोर्ट करें, किसी तरह रशिया को फायदा ना हो, ताकि वो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग ना कर ले। देखो यार सब पूरे मतलब पूरा यूरोप जो है रशिया के खिलाफ हो गया है। ये जो है ना बहुत ही वो है, बहुत ही बड़ी बात है कि भाई रशिया एक कंट्री हो कि वो जो पूरे यूरोप का जो मुकाबला कर। रशिया जो है ना यूक्रेन से नहीं वार लड़ रहा, रशिया पूरे यूरोप से लड़ रहा है। बाकी यार देखा जाए तो यार यूरोपियन जो है ना कंट्रीज उनमें यार यूनिटी बहुत ज्यादा है। एशिया के जो लोग है ना सिर्फ लड़ने में ही आपस में लड़ रहे हैं। तो जयशंकर का जो रिप्लाई था वो बहुत ही आला रिप्लाई था भाई, बहुत ही सब्सटेंशियली इसको काफी इम्प्रूव किया जा रहा है और बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके बाद जाके वो फिर इंडियन प्रोडक्ट बनता है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो रशियन प्रोडक्ट है। बाकी गाइस हमारा रिव्यू यहीं तक था, ये लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने काफ़ी यार बहस कर ली। बाकी यहाँ पे आपको वीडियो शो रही होगी, जरूर देखिए। मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।